Hello everyone. In the previous video we learned about section 164 CRPC 1973, recording of confessions and statements. Today let us move to section 167. Yes, section 167. Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. This section it talks about the प्रोसेस नेम्ड एज रिमांड. बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि हर लॉ का स्टूडेंट ये सुना होगा और जानता होगा. रिमांड से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो इस सेक्शन में मेंशन है. सेक्शन 167 CRPC 1973. प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स. तो ये काफ़ी लंबा सेक्शन है. सेक्शन 164 से भी ज़्यादा लंबा है. हालांकि है इसमें भी 6 सब सेक्शंस ही, लेकिन ये लंबा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. ओके, एक एक सब सेक्शन जो है मैं पढ़ता जाऊंगा और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन में है क्या. सब सेक्शन 1. व्हेनेवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours as fixed by section 57, and there are grounds for believing that the accusation or the information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such magistrate. तो पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है? देखिए, नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम फिक्स्ड किया गया है बाई लॉ, CRPC हो चाहे इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो है 24 आवर्स. ओके, 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी को डिटेन नहीं कर सकती, लॉकअप में नहीं रख सकती. अगर 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस को किसी को लॉकअप में रखना है या डिटेन करे रखना है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेना पड़ता है. ओके, पुलिस ने रिमांड पर लिया, लेकिन पुलिस अपने मनी किसी को भी रिमांड पर नहीं ले सकती. इट इज़ नॉट एज पर द विशन विल ऑफ पुलिस. पुलिस की फैंटेसी नहीं कि बस जो मन में आया कर दिया, जिसको लेना चाहे रिमांड में रख लिया. ओके, जितने दिन के लिए चाहे रख लें, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, जुडिशरी जो है हर एक स्टेप पर इंटरवीन कहीं ना कहीं करती है. ऐसे तो फिर अगर पुलिस को इन तमाम मामलों में ऑटोनॉमी दी जाएगी तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, जो कि अक्सर हुई है. ओके, देयर आर केसेस, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पुलिस दे हैव क्रॉस्ड देयर लिमिट्स. ओके, और वो केसेस बहुत सारे हैं. सुनील बत्रा केस एक बहुत पॉपुलर है. बहरहाल आप उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं. तो पुलिस को एक फ्री हैंड देना ये जो है बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है. एंड लॉ ऑलवेज सस्पेक्ट्स द पुलिस. तो इसीलिए 24 घंटे का टाइम फिक्स किया गया बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि बाई 24 आवर्स से ज़्यादा आप किसी को भी डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं, पुलिस डिटेन नहीं कर सकती है. और यहाँ पर CRPC में भी सेक्शन 57 में है कि इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली क्या है कि 24 घंटे में हो जानी चाहिए. ओके, नॉर्मली द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, बट इफ इन केस द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, देन व्हाट शुड बी डन. ओके, नाउ इट इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकल. मान लीजिए कोई मामला कॉम्प्लिकेटेड है. नाउ इट विल बी नॉट feasible to say that police shall be able to complete it, should be doing it. No, it is mandatory on police to complete it within 24 hours. That would be too unjust. There are many cases जहाँ पर कि 24 घंटे से ज़्यादा लगता है, कई बार कई दिन लग जाते हैं. तो ऐसे में क्या करेंगे? अक्यूज़ को छोड़ देंगे? या अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल दे देंगे सीधे सीधे. ठीक है, आप ले गए, कोर्ट में ले गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कुछ कहा, सुनवाई हुई, और फिर क्या बस बेल पे रिलीज़ कर देंगे आप, ताकि वो जाए और एविडेंस के साथ टैंपरिंग करे या फिर विटनेस को डराए धमकाए? दिस शुड नॉट बी अलाउड, दिस कैन नॉट बी एक्चुअली अलाउड. सो दैट इज़ वाई जो है यहाँ पर कुछ प्रोविजंस मेंशन किए हैं कि उस केस में पुलिस क्या करेगी, व्हाट द पुलिस कैन डू इफ़ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेंगे? रिमांड पर लेंगे. जो अक्यूज़ड है उसको रिमांड पर लेंगे. ओके, आपने प्रिजन में डाला, उसको 24 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि ज़रूरत है कि नहीं 24 घंटे ज़्यादा रखना पड़ेगा. ओके, सो दैट द पर्सन कैन नॉट गो आउट एंड थ्रेटन द विटनेसेस और टैम्पर विद द एविडेंसेस. एंड इफ़ द पुलिस बिलीव्स दैट देयर आर प्रॉपर ग्राउंड्स फॉर सच डिटेंशन, जो यहाँ पर वर्ड्स मेंशन्ड हैं, देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और द इंफॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड. पुलिस को ये पूरा यकीन हो, ओके,
भरोसा हो कि नहीं उसका जो एक्यूजेशन है, जो इल्ज़ाम उस पर लगा है वो सही है कहीं ना कहीं। देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन इज़ प्रॉपर, रीजनेबल एंड द इंफॉर्मेशन दैट द पुलिस हैज़ रिसीव्ड इज़ वेल फाउंडेड। उसमें कोई शक नहीं है। पुलिस को जो है एक प्रॉपर यकीन होना चाहिए कि नहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है और ये इंसान वाकई में मुलजिम हो सकता है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको वाकई में और टाइम चाहिए। इसको अरेस्ट करे रखना, लॉकअप में रखना ज़रूरी है, सो दैट द पर्सन इज़ नॉट एबल टू टैम्पर विद द एविडेंस और थ्रेटन द विटनेसेस। ओके, तो पुलिस यहाँ पर जो है रिमांड पर लेगी, क्या करेगी, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या जो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अक्यूज़ को ले जाएंगे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ओके, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब चाहे उसका jurisdiction हो या ना हो, whether the magistrate is having the jurisdiction or not, the police is going to take the accused to the nearest judicial magistrate। वो जो भी जीडी की कॉपी वगैरह, एफआईआर वगैरह की जो भी कॉपी है इन्फॉर्मेशन, उसके साथ अक्यूज को लेकर नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस जाएगी। ओके, ये मैंशनड है सबसेक्शन 1 में कि रिमांड पर जब लेना है आपको, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है आपके हिसाब से और आपको लगता है कि नहीं देयर आर रीजन्स फॉर बिलीविंग दैट देयर आर प्रॉपर ग्राउंड्स ओके for believing that the accusation and information is proper, it's true, it's well founded, then the police is going to follow such a procedure। आप सारी की सारी एंट्रीज जो भी एफआईआर है, जीडी की एंट्री, वो सब लेकर आप मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं, अक्यूज्ड को लेकर जाएंगे नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। अब भाई देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या है कि भाई नॉर्मल सिटीज़ में क्या है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन कहीं पर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर नहीं है तो उनके पास लेकर जाएगी, ठीक है। और वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, क्योंकि अगले सबसेक्शन में, सबसेक्शन 2 में जो प्रोविजो है क्लॉज सी में मेंशन्ड है, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। द क्लियरली मेंशन्ड है नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। तो मैजिस्ट्रेट जिसके पास पुलिस लेकर जाएगी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनका जुरिसडिक्शन हो या ना हो पुलिस उनके पास लेकर जाएगी ताकि वो रिमांड पर अक्यूज को ले सके। ओके, बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये कुछ बातें मेंशन है सबसेक्शन 1 में। ओके, नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में वेदर ही हैज़ और नॉट द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस। देखिए आ गया ना, जुरिसडिक्शन है या नहीं है, ये बात यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है। Okay, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction। Okay, अब आप ले गए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, उनका जुरिसडिक्शन नहीं है लेकिन वो रिमांड जो है ऑथोराइज कर सकते हैं। ओके, वो जो है सारी एंट्रीज़ वगैरह देखेंगे, अपनी इंक्वायरी करेंगे जो भी, ठीक है, कि भाई अच्छा ये एक्यूजेशन है, ये इन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, ये अक्यूज़ है, अक्यूज़ को लेकर जाना है पुलिस को। ठीक है, देखिए प्रोविजो जो है इस सबसेक्शन का, उसमें क्लॉज बी में मेंशन्ड है नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो अक्यूज्ड को जो है आपको लेकर जाना होगा मैजिस्ट्रेट के सामने। ओके, accused को the police they have to take the accused to the magistrate, judicial magistrate of first class। उनका jurisdiction है कि नहीं है ये बात मैटर नहीं कर रही है, वो accused को देखेंगे। ओके, ये सारी बातें वो जो है पढ़ेंगे, जो भी एंट्रीज़ वगैरह है उसको देखने के बाद वो अगर चाहें तो, क्योंकि देखिए सेक्शन में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है मे। An accused person is forwarded under this section may whether he has or has not the jurisdiction to try the case। The word used is may, that means it is not mandatory, it is not compulsory for the magistrate to authorize the detention of that accused person। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो मना भी कर सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर कोई जो है मैंडेट थोड़ी कि मैं रिमांड के लिए ऑथोराइज करूँ ही, आप किसी और के पास चले जाइए। तो इट इज़ ऑप्शनल फॉर द मैजिस्ट्रेट, द वर्ड यूज इज़ मे। ओके, कुल मिलाकर कितनी दिन की रिमांड एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कितने दिन की रिमांड मैक्सिमम, उनका जुरिसडिक्शन अगर नहीं है तो इन अ केस okay where the judicial magistrate of first class in front of whom the accused is being presented so that the police may take that accused on remand, how much how many number of days
the police can take that person on remand? How many number of days can that magistrate authorize the detention of the accused? That is 15 days in total. 15 दिन से ज़्यादा की जो है पुलिस रिमांड पर कोई भी मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट जिनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो नहीं भेज सकते हैं उस अक्यूज़ को. मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच द अक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड इन द पुलिस कस्टडी इज़ 15 डेज. 15 दिन से ज़्यादा की पुलिस हिरासत में कोई भी मुल्ज़िम नहीं रखा जा सकता है. ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है. मैजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है चलो हम जो है रिमांड ऑथोराइज़ करते हैं. तो मैक्सिमम 15 दिन की रिमांड, एक बार कहा 3 दिन की रिमांड, फिर आए लेकर अक्यूज़ड को पुलिस वाले उनके सामने कि सर फर्दर रिमांड बढ़ा दीजिए, ठीक है, हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन वेल फाउंडेड है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वी नीड द पर्सन इन पुलिस कस्टडी फॉर फ्यू नंबर ऑफ डेज. ओके, कुछ दिन और जो है इनको हम रिमांड पर लेना चाहते हैं. फर्दर आपने क्या किया, 10 दिन की रिमांड कर दी, 13 दिन हो गया, अब बचे 2 दिन. तो मैक्सिमम जो एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट वो रिमांड ऑथोराइज़ कर सकते हैं वो है 15 दिन की रिमांड. ओके, उसके बाद फिर वो जो है पुलिस जो है हिरासत में उस अक्यूज़ को नहीं भेजेंगे. अगर फर्दर रिमांड बढ़ानी है, उसका डिटेंशन बढ़ाना है, तो वो जाएगा जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत जिसको बोलते हैं. तो एक होता है पुलिस हिरासत. तो पुलिस हिरासत में अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी मुल्ज़िम को भेज रहे हैं तो वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए भेजेंगे, बस 15 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं भेजेंगे. उसके आगे अगर भेजना चाहते हैं तो पहली बात जुरिडिक्शन अगर नहीं है तो भेज ही नहीं पाएंगे. कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर उनका जुरिडिक्शन नहीं है तो 15 दिन से ज़्यादा की रिमांड पर जो है किसी अक्यूज़ड को वो नहीं भेज सकते हैं. ओके, 15 दिन तक की जो पुलिस हिरासत में भेजेंगे. फर्दर अगर उनको भेजना है, अगर लगता है कि नहीं यार इसको रिमांड पर अभी रखना होगा, तो उनका क्योंकि जुरिडिक्शन नहीं है तो वो नहीं भेज पाएंगे. वो जो है उठा के अक्यूज़ को भेज देंगे किसके पास, उस मैजिस्ट्रेट के पास जो इस केस को ट्राई कर सकता है, जिसका जुरिडिक्शन है. अब वो फर्दर रिमांड बढ़ाएगा, लेकिन not in the police custody. The accused is going to be sent to the judicial custody. क्योंकि पुलिस कई बार जुल्म कर देती है, पॉसिबिलिटी है कि पुलिस जो है ट्रांसग्रेस करे, उसको हैरास करे, डराए धमकाए, इंजरी हो जाए. देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ सच हैपनिंग्स एंड occurrences. So to avoid all these circumstances, the provisions are laid down here that maximum 15 days police remand can be allowed, and if after that the detention is further required, the accused is going to be sent to the judicial custody, not the police custody. Okay, रिमांड में फिर भेजेंगे नहीं, पुलिस के पास नहीं भेजेंगे, वो जुडिशियल कस्टडी में फिर उसको भेज देंगे. जो जेल होती है हमारे शहरों में, हर शहर में एक जेल होती है, तो वो उस जेल में भेज देंगे. अब वहाँ पर जो है पुलिस को जाने के पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है. अगर कोई पुलिस ऑफिसर मिलना चाहता है, एडवोकेट मिलना चाहता है, तो रिटर्न में आपको इजाज़त लेनी पड़ती है उस मजिस्ट्रेट से जिसने कि उसको भेजा है जुडिशियल कस्टडी में. तो यहाँ पर क्या है कि एक सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो जाता है. ठीक है, कोर्ट की जो है कह लीजिए संज्ञान में बातें होती हैं. यहाँ फला जो है मुल्ज़िम जुडिशियल कस्टडी में, ये जुर्म आयद उस पर हैं, ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं और ये इंसान उनसे मिलने जाना चाहते हैं, फ़ला तारीख और फ़ला वक्त पर वो मिलने गए या पुलिस वाले मिलने गए. तो अब यहाँ पर क्या कोर्ट का सुपरविजन हो जाता है, जहाँ पर पुलिस जो अपनी मनमानी नहीं कर पाती है. फिर पुलिस उनके चांसेस फिर कम हो जाते हैं कि वो हरास करें या फिर मुल्ज़िम को परेशान करें. बहरहाल तो 15 दिन की रिमांड मैक्सिमम है. अगर उसके बाद भी अगर डिटेंशन नेसेसरी है तो जिसका जुरिस्डिक्शन है वो मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज़ करेंगे डिटेंशन, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे. पुलिस जो है कस्टडी में फिर अक्यूज़ को नहीं भेजा जाएगा. ओके, और जब तक कि अक्यूज़ मजिस्ट्रेट के सामने लाया नहीं जाता इन पर्सन, द अक्यूज़ हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन पर्सन इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट हु इज गोइंग टू ऑथोराइज द डिटेंशन. इफ द अक्यूज़ड इज नॉट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो वहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट रिमांड ऑथोराइज नहीं करेंगे, डिटेंशन ऑथोराइज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया सबसेक्शन 2 कि इसमें मेंशन क्या है. उसमें प्रोविजो हैं, प्रोवाइडेड दैट. अब देखिए, अब बात आ रही है उस मैजिस्ट्रेट की जिसका जुरिस्डिक्शन है. ठीक है, पहले तो हो गया जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो वो क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम 15 दिन की रिमांड पर आपने भेज दिया, वो भी वहाँ पर वो चाहें तो भेज सकते हैं. ठीक है, अब अगर उनको लगता है कि नहीं रिमांड पर भेजना ज़रूरी नहीं है, ओके, एंड कंसिडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, देन ही मे ऑर्डर द अक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन. तो यहाँ पर वो क्या है, उनको भेज देंगे उस मैजिस्ट्रेट के पास जो संज्ञान ले सकते हैं मामले का. ठीक है, जो ट्राई कर सकते हैं केस को, या फर्दर अगर उनको रिमांड बढ़ाना है, ज़रूरी लगता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो वो खुद नहीं करेंगे, भेज देंगे उस मैजिस्ट्रेट के पास जो मामले को ट्राई कर सकते हैं. ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट मे ऑथोराइज, यहाँ पर कौन मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट हु कैन ट्राई द केस और इज हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द पर्टिकुलर केस. द मैजिस्ट्रेट मे ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड
person otherwise than in the custody, देखिए otherwise than in the custody of the police, तो पुलिस के अलावा क्या कस्टडी है, वो जुडिशियल कस्टडी है. Otherwise than in the custody of the police beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so. But no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years. Okay, 60 days where the investigation relates to any other offence, and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to do and does furnish bail. Okay, तो बात यहाँ पर मोटी मोटा में ये है कि भाई जिनका जुरिडिक्शन है उन्होंने क्या किया कि जुडिशियल कस्टडी में ऑथोराइज़ कर दिया, अगर उनको लगता है कि हाँ एडिक्वेट ग्राउंड्स हैं, देयर आर रीजंस ओके, जिनके चलते कि एक अक्यूज़ को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना चाहिए ताकि वो जो है विटनेसेस को डराए धमकाए ना या फिर एविडेंसेस से खिलवाड़ ना करे या भाग ना जाए, तो वहाँ पर द मैजिस्ट्रेट हुज हैविंग द जुरिडिक्शन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वो क्या करते हैं फिर जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज़ को भेजते हैं. लेकिन 90 दिन से ज़्यादा की जो है जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज सकते हैं, चाहे कोई भी मजिस्ट्रेट हो. ओके, नो मजिस्ट्रेट, देखिए चाहे कोई भी मजिस्ट्रेट हो, वो 90 दिन से ज़्यादा की जो है जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज सकते हैं अक्यूज़ को अगर जो जुर्म उसने किया है उसमें सज़ा क्या है, सज़ाए मौत है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 10 साल की सज़ा है. ठीक है, मैक्सिमम जो जुडिशियल कस्टडी है, कह लीजिए कि मैक्सिमम ओवरऑल रिमांड जो है मैक्सिमम ओके वो 90 दिन की है. किस केस में, जहाँ पर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स. 10 साल की सज़ा अगर किसी जुर्म पर है, उम्र कैद की सज़ा है या फिर फांसी की सज़ा, सज़ाए मौत है, तो उस केस में मैक्सिमम जो जुडिशियल कस्टडी है वो है 90 दिन की. ठीक है, बस. अब आगे बढ़ते हैं. अगर इसके अलावा कोई जुर्म है, सज़ाए मौत, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद या फिर 10 साल की कैद, इसके अलावा अगर कोई जुर्म किया है, मान लीजिए 3 साल की कैद है, 10,000 जुर्माना है, 5 साल कैद, अगर कोई ऐसा कोई जुर्म किया है तो वहाँ पर है रिमांड कितनी, मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी वो है 60 दिन की. देखिए रिमांड क्या है, पुलिस रिमांड होती है. एक बात समझ लीजिए, रिमांड इज ऑलवेज पुलिस रिमांड, दैट इज मैक्सिमम 15 days. नाउ आफ्टर पुलिस रिमांड व्हेन द पर्सन इज सेंट, द पर्सन इज फर्दर डिटेन्ड, it is the judicial custody. So whenever we talk about the custody otherwise than the police, then it is the judicial custody. Now when we talk about the remand, it's the police remand. जो लॉकअप में होता है, जो यहाँ पर जो आपका जेल होता है पुलिस में, थाने में जो लॉकअप्स होते हैं उनको हम रिमांड, वहाँ पे उसमें जो है अगर इंसान को भेज रहे हैं तो वो पुलिस रिमांड है. उसके अलावा जो आप भेज रहे हो जेल में तो वो जुडिशियल कस्टडी होती है. तो 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी है मैक्सिमम उस केस में जहाँ पर सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या 10 साल की सज़ा है. अगर इनके अलावा कोई जुर्म कर रहा है जहाँ पर सज़ा कम है, 10 साल से कम की सज़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर मैक्सिमम जो जुडिशियल कस्टडी वो 60 दिन की है. अब अगर 90 दिन निकल गया या 60 दिन निकल गया, द पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. भाई 90 दिन भी निकल गया, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, 60 दिन भी निकल गया, छोटा मोटा जुर्म किया था 60 दिन निकल गया, अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर द अक्यूज्ड इज लीगली एंटाइटल्ड, ही इज़ हैविंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ़ ही इज़ रेडी टू फर्निश द बेल. ठीक है, तो वहाँ पर जो उसको बेल पर रिलीज़ करेगी पुलिस. ओके, एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी रिलीज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 33 फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट चैप्टर. ओके, नाउ अगले जो क्लॉज में लिखा है, जो क्लॉज बी है यहाँ पर, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड. ये मैं पढ़ चुका हूँ पहले भी कि जब जब जो है जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल कस्टडी बढ़ानी है या फिर पुलिस रिमांड जो है बढ़ानी है, हर बार अक्यूज्ड को जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ये मैंडेटरी है. द पुलिस दे हैव टू प्रेजेंट द अक्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन पर्सन. ओके, द वर्ड यूज्ड इज इन पर्सन. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, बट द मैजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage. पुलिस रिमांड पर अगर भेजना है, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड पर भेजना चाह रहे हैं तो जब जब वो डिटेंशन ऑथोराइज करेंगे तब अक्यूज्ड का जो है उनके सामने होना इन पर्सन, ये मैंडेटरी है. पुलिस हर बार इन पर्सन उस अक्यूज को लेकर आएगी मैजिस्ट्रेट के सामने. लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, जुडिशियल कस्टडी में अगर भेज रहे हैं तो इस जो है
लॉ के हिसाब से जो ये यहाँ पर क्लॉज है, क्लॉज बी, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के जो है ज़रिए भी वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर जुडिशल कस्टडी की बात है तो अक्यूज्ड को इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने लाना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। As far as judicial custody is concerned, if the person is being sent to the judicial custody or if the question arises of increasing the judicial custody of the person, then it is not mandatory, okay, for the police to bring the accused person in front of the magistrate in person. ये जो इन पर्सन उसको ज़ाती तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने लाने की बात है वो सिर्फ और सिर्फ उस मामले जहाँ पर पुलिस रिमांड की बात है। जुडिशियल कस्टडी की बात है तो वहाँ पर जो है ज़ाती तौर पर या व्यक्तिगत रूप से जो है अक्यूज़ड को या मुल्ज़िम को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज भी अगर वीडियोग्राफी के थ्रू वीडियो कॉलिंग हो रही है उसके ज़रिए भी जो है पुलिस जो है वो ऑथोराइज़ कर सकती है, सॉरी जो मजिस्ट्रेट हैं वो ऑथोराइज़ कर सकते हैं। कमिंग टू जो है क्लॉज सी, नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, बाद में पहले भी कह चुका हूँ, नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथोराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो पुलिस रिमांड पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नहीं भेज सकते हैं। हाँ, वो केस जहाँ पर हाई कोर्ट ने उनको अथॉरिटी दी है, इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ ऑथोराइज्ड दैट पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास देन यू कैन डू इट, बट इफ द पर्सन दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इज नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट देन ही कैन नॉट सेंड द अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। पुलिस रिमांड पर फिर वो नहीं भेज सकते। तो ये हो गया सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 इन शॉर्ट। देखिए ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव एक सेक्शन है, ठीक है, बड़ा सब्र के साथ आपको सुनना होगा और आप पढ़ें भी इस सब सेक्शन को, ठीक है, बहुत गौर से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है सब सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 2 एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। इफ़ एनी पहला है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए द अक्यूज्ड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश द बेल। अब बेल अगर फर्निश नहीं कर रहा है तो वो जुडिशियल कस्टडी में बना रहेगा, मोटी मोटा में बात ये है। दूसरा एक्सप्लेनेशन आते हैं, if any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under clause B, तो भाई अगर बात आती है कि यार मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को लेकर गए पुलिस वाले या नहीं गए, तो वहाँ पर क्या है कि उसके सिग्नेचर के जरिए ये प्रूव हो सकता है। तो बात एक और सामने आ गई कि जब पुलिस वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने लेकर जाएंगे रिमांड बढ़वाने के लिए उस अक्यूज की, तब जो है उस अक्यूज का सिग्नेचर होगा ताकि ये प्रूव हो सके कि उस अक्यूज्ड को जो है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, दैट अक्यूज्ड वाज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। इट कैन बी प्रूव्ड थ्रू द सिग्नेचर ऑफ दैट अक्यूज्ड, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ वुमन अंडर 18 years of age द डिटेंशन शैल बी ऑथोराइज्ड टू बी इन कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें कुछ समझाने वाली या बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अगर जो है डिटेंशन किसी लड़की का है जो 18 साल से नीचे की है तो वो जो है रिमांड होम में रहेगी या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में। ओके, अब आते हैं सब सेक्शन 2A। यहाँ पर बात हो रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है। कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिस पर कि अपॉन हुम द पावर्स ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड। किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, फॉर एग्जाम्पल एक SDM है, ADM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, कन्फर की गई है, कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन क्लियरली नहीं है लेकिन आप जान लो पावर कन्फर कौन करता है अपॉन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या हाई कोर्ट करेगी। ओके, नाउ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of a sub inspector, may, where a judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate on whom the powers of a judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred। अब वही प्रोसीजर है, वो GD की कॉपी लेंगे, FIR की कॉपी वगैरह सब लेकर जाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, उनसे कहेंगे भैया इनकी रिमांड हमें जो है ऑथोराइज़ कर दो, इनको रिमांड पर लेना है, ये मुलजिम है, ये रीजंस हैं, हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो सही डायरेक्शन में जाएगा और ये मुलजिम है, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड, वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट येस द एक्यूजेशन इज़ प्रॉपर एंड इट्स रीजनेबल, आप रिमांड जो है जो ऑथोराइज़ कर दीजिए। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है वो क्या करेंगे? डिटेंशन ऑथोराइज़ करेंगे, लेकिन कितने दिन की? मैक्सिमम 7 दिन की। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम 7 दिन की रिमांड जो है वो ऑथोराइज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की रिमांड जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियरली लिखा हुआ है एज ही मे थिंक फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days इन एग्रीगेट, टोटल
7 दिन की। फ़र्क ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कि जो जुडिशियल ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, वो मैक्सिमम 15 दिन के रिमांड में भेज रहा है पुलिस कस्टडी, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम 7 डेज़ की रिमांड पर भेज रहे हैं इन टोटल। ओके, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथोराइज्ड द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ओके, except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused was detained in custody under the orders made by an executive magistrate under this subsection shall be taken into account। अब देखिए, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने क्या किया, 5 दिन की रिमांड जो है उसने ऑथोराइज कर दिया, ऑर्डर किया, ठीक है, 5 डेज रिमांड पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ओके, अब क्या है कि बढ़ाना है तो मैक्सिमम 7 दिन की कर सकते हैं। 7 दिन के बाद क्या है कि उसको आप बेल पर रिलीज़ करेंगे, जो अक्यूज्ड है उसके पास राइट है कि वो बेल पर रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस चाहती कि नहीं बेल पर रिलीज़ ना हो, अभी और इन्वेस्टिगेशन करना है, फर्दर रिमांड में जो है लेना है, फर्दर रिमांड पर इस अक्यूज पर्सन को, वी नीड द पर्सन टू बी इन द कस्टडी फॉर फॉर द फ्यू मोर डेज नाउ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑथोराइज द डिटेंशन फॉर मैक्सिमम 7 डेज। नाउ द पुलिस इज गोइंग टू टेक the accused to the judicial magistrate, okay, the magistrate who is having the power, who is having the jurisdiction, okay, who is competent to make such an order। तो अब क्या करेंगे, वो मैक्सिमम 15 दिन की टोटल रिमांड हो सकती है। एक बात तो क्लियर है कि मैक्सिमम जो रिमांड है पुलिस कस्टडी वो 15 दिन की हो सकती है, ठीक है, चूँकि 7 दिन पहले ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज कर दिया है, 7 दिन पूरा हो चुका है, अब कितने बचे, 8 दिन और बचे। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो मैक्सिमम अब 8 दिन की ही रिमांड जो है वो ऑथोराइज कर सकते हैं पुलिस कस्टडी। फर्दर पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम हम 8 दिन के लिए वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भेज सकते हैं, तो टोटल 15 हो जाएगा। 7 दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया, ठीक है, 8 दिन ये कर सकते हैं मैक्सिमम। कुल मिलाकर जो है जो रिमांड है जो पुलिस कस्टडी में अक्यूज को भेजा जा सकता है वो है 15 दिन, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, ओके, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द अक्यूज वॉज सेंड इन टू पुलिस कस्टडी ऑन द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दैट इज गोइंग टू बी टेकन इन टू अकाउंट, ओके, by the judicial magistrate who is further going to send the accused into the police custody. Those number of days they have to be taken into account by the judicial magistrate, okay। ऐसा नहीं कि 7 दिन को छोड़ देंगे आप, उसको जो है कंसिडर करेंगे। इन टोटल 15 दिन की रिमांड हो सकती है। Let's move ahead। Provided that before the expiry of the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate of the records of the case। अब यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड ऑफ केस है, FIR वगैरह, GD की एंट्री वगैरह, ये सारे जो कागजात हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे जो कंपिटेंट हैं फला फला ऑर्डर करने को, ऑथोराइज करने के लिए जो कंपिटेंट हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। ओके, नाउ सब सेक्शन 3, अ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। ये भी कॉमन सेंस है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कोई भी मजिस्ट्रेट अगर किसी को रिमांड पर भेज रहा है या जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, ठीक है, बात यहाँ पर जो है कस्टडी ऑफ पुलिस की हो रही है। अ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। यहाँ पे रीज़न है क्योंकि देखिए पुलिस, अगेन जैसे बोला ना, लॉ ऑलवेज सस्पेक्ट्स द पुलिस, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को खुद जो एक रीज़न समझ में आना चाहिए कि भाई मैं क्यों भेजूँ इसको पुलिस रिमांड में, ठीक है। तो जो भी उनको रीज़न लगता है कि भाई मैं फला रीजंस के तहत फला पर्सन को, अक्यूज पर्सन को, आई एम सेंडिंग द पर्सन इनटू पुलिस कस्टडी, दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू, और द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट सबसेक्शन 5, इफ एनी केस ट्राइबल बाय अ मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस, ओके, एज अ समन केस अगर कोई केस ट्राई हो रहा है, ठीक है, या अगर हो सकता है एज अ समन्स केस, कह लीजिए कि समन केस अगर कोई है, देन देखिए 2 तरह का केस है, समन होता है, एक होता है कि वारंट केस होता है, ठीक है। तो अगर समन्स केस है तो इन्वेस्टिगेशन अगर 6 महीने में पूरी नहीं हो पाई, इफ़ अ पर्टिकुलर केस इज अ समन्स केस एंड द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ओके, फ्रॉम द डेट व्हेन द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, वो तारीख जबकि अक्यूज को अरेस्ट किया गया तब से लेकर 6 महीना, तो 6 महीने के अंदर इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड, देन the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence, okay, वो फिर इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दे सकते हैं, okay। If any case triable by a magistrate as a summons case, the investigation is not concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for special reasons and in the interest of justice
द कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months इज नेसेसरी। यहाँ पर पुलिस दे हैव टू सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट as to the reasons why they want the investigation period to be increased more than 6 months. Within 6 months they have to finish the investigation if it's a summons case. Now if in case of a summons case the investigation is not completed within 6 months, the magistrate is going to order to stop the investigation, further investigation को रोकने का आदेश दे देंगे। ओके लेकिन अगर पुलिस वाले ने सेटिस्फाई किया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या मैजिस्ट्रेट को कि भाई जो कौन मैजिस्ट्रेट यहाँ पर, वो मैजिस्ट्रेट जो कि डिटेंशन ऑथोराइज कर रहे हैं, जो जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं, ठीक है, जो या फिर जो मैजिस्ट्रेट जो केस को ट्राई कर रहे हैं। ओके यहाँ पर बेसिकली कह लीजिए कि जो मैजिस्ट्रेट केस को ट्राई कर रहे हैं उनको लगता है कि नहीं यार अब तो 6 महीने ज़्यादा हो गया है, इन्वेस्टिगेशन रोकिए, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है जुडिशरी का भी पुलिस का भी। ओके लेकिन पुलिस वाले कहते हैं नहीं सर, देयर आर रीजन्स, देयर आर वैलिड ग्राउंड्स, ओके सो आई मीन फॉर द इन्वेस्टिगेशन पीरियड टू बी इंक्रीज्ड and in the interest of justice it is necessary that we should be given more time, we are investigating into the offence। पुलिस वाले ने क्या किया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने सेटिस्फाई कर दिया है जुडिशरी को कि नहीं रीज़न है, हमको चाहिए और वक्त। तो वहाँ पर क्या है कि वो ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। एक बार ऑर्डर किया 167 सब सेक्शन 5 में इन्वेस्टिगेशन को रोकने का, फिर अगले सब सेक्शन में क्या है, सब सेक्शन 6 में वहाँ पर ऑर्डर को रिवोक करेंगे। 6 महीने ज़्यादा निकल गया, आपने रुकवा दिया, लेकिन पुलिस वाले ने क्या किया कि इन राइटिंग आपको समझाया कि नहीं वी नीड फर्दर टाइम एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, देयर आर रीजंस। वहाँ पर अगर जुडिशरी सेटिस्फाइड है, दैट मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, देन दैट मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू रिवोक हिज ओन ऑर्डर। Okay, where any order stopping further investigation into an offence has been made under subsection 5, the sessions judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence out to be made, vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence, okay, subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify। अब देखिए कौन यहाँ पर रिवोक भी कौन करेगा। तो पहले जो सब सेक्शन, इसके पहले का सब सेक्शन में क्या है कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन को रोकने का, लेकिन पुलिस ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दे दिया डीजे के यहाँ, सेशन जज सॉरी। तो सेशन जज क्या है, उनके पास ये पावर है कि वो सब सेक्शन 5 में दिए गए ऑर्डर को क्या है वैकेट कर सकते हैं, ठीक है, रिवोक कर सकते हैं, उस ऑर्डर को ख़त्म करके जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे सकते हैं पुलिस को कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। ओके एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस। ये काम करेंगे कौन, सेशन जज अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 167। सब सेक्शन 5 में इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश किया किसी मैजिस्ट्रेट ने, सब सेक्शन 6 में आकर सेशन जज ने ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम उस ऑर्डर को रिवोक कर दिया या वेकेट कर दिया और फर्दर डायरेक्ट कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन करिए, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड ऑन इफ द मैजिस्ट्रेट आई मीन द जज इज सेटिस्फाइड, द सेशन जज इज सेटिस्फाइड बाय द पुलिस। वो रीज़न जो पुलिस वाले दे रहे हैं, अगर सेशन जज सेटिस्फाई हो गए तो वो क्या करेंगे, पिछले सब सेक्शन में दिए गए ऑर्डर को वेकेट कर देंगे। ओके तो ये हो गया ऑल टुगेदर इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश की है, इनफैक्ट मैंने खुद समझने की कोशिश की है सब सेक्शन 6 को 5 को। और ये सेक्शन जो है सेक्शन 167 CRPC काफ़ी लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है। ओके वेरी डिटेल्ड सेक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। ओके ये सब कुछ जो है ये पुलिस के अधिकारों की तो बात यहाँ पर हो ही रही कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जो है कंडे अपना सकती है, क्या क्या उनके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, कहाँ तक पुलिस जा सकती है। लेकिन अक्यूज़्ड का जो राइट है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है इस जो है सेक्शन के ज़रिए से। देखिए सेक्शन 162 में भी प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है, हाँ, कि भाई जो स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड कर रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनी स्टेटमेंट मेड आउट टू द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्सटैंशियल एविडेंस। ओके इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस। यहाँ पर जो है अक्यूज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। अब आते हैं फर्दर जो है इसमें सेक्शन 167 में, यहाँ पर भी अक्यूज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट काफ़ी हद तक किया गया है। 15 दिन से ज़्यादा जो है आप उसको रिमांड में नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम 90 दिन की रिमांड है। अगर छोटा मोटा कोई ऑफेंस है तो वहाँ पर 60 दिन की रिमांड है, फिर बेल पर रिलीज़ करना है। 6 महीने से ज़्यादा निकल गया है अगर समन्स केस है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को मैजिस्ट्रेट रोकने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें कुल हैं जो कि अक्यूज़ के राइट्स से रिलेटेड हैं। ओके एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडवोकेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। ओके क्योंकि अक्यूज़्ड के तरफ से कौन मुकदमा लड़ता है, डिफेंस का लॉयर, वो प्राइवेट वकील होता है, उसको पता होना चाहिए ये अक्यूज़ के राइट्स हैं। ओके ताकि जो है पुलिस इन राइट्स का उल्लंघन ना कर पाए, इनको जो है क्रॉस ना कर पाए, इस दायरे को क्रॉस ना कर पाए। यहाँ पर आपको जो है चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। एक जो है आप कानून जानो और समझो कि हम पुलिस पर एक चेक लगा सकें। नहीं 15 दिन ज़्यादा की नहीं हो सकती है। अगर कोई पुलिस वाला बिना इजाज़त के मिलने जा रहा है, ठीक है,
किसी अक्यूज से जुडिशल कस्टडी में हुआ है तो वहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्शन उठाना है, यू हैव टू रेज एन ऑब्जेक्शन दैट द अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी, जुडिशल कस्टडी, वेयर आई कैन नॉट गो एंड एनीवन इन फैक्ट कैन नॉट गो विदाउट द परमिशन ऑफ द जुडिशल मैजिस्ट्रेट. व्हाई कम द पुलिस, हाउ कम द पुलिस इज गोइंग टू मीट द अक्यूज्ड इन जुडिशल कस्टडी विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट? दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. वो सब कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए. ओके, कोर्ट के संज्ञान में सारी बातें होनी चाहिए और कोर्ट को यहाँ पर लूप में हमेशा रखा गया है ताकि पुलिस अपनी मनमानी ना कर पाए. ओके, तो ये कुछ है इन शॉर्ट सेक्शन 167. अगर मैं कुछ छोड़ दिया हूँ, कुछ भी मैंने गलत बताया यहाँ पर, एनीथिंग दैट आई हैव स्टेटेड इज फैक्चुअली रॉन्ग एंड इफ आई हैव लेफ्ट आउट समथिंग प्लीज़ डू करेक्ट मी. आई वुड बी रियली वेरी ग्लैड टू नो ऑल दोज थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम यू गाइज टू. वी आर ऑल लर्नर्स. मैं कोई यहाँ पर एक्सपर्ट या मास्टर नहीं हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ. मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर कुछ जो है ज़्यादा या कम बोल रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, तो आप मुझे करेक्ट करें, मुझे बताएं. आई विल बी रियली वेरी हैप्पी एंड आई वेलकम दोज सजेशंस. ओके, देखिए केसेस बहुत हैं इसमें. नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स. ओके, डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स एज अ सीक्वल टू अरेस्ट बिकम्स अनलॉफुल. केस है मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1999 का केस है. सुप्रीम कोर्ट केस पेज नंबर 175. ओके, SCC पेज नंबर 175. द ईयर इज 1999. मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. नाउ an arrested person being held in custody is entitled, if he so requests, to have one friend, relative or other person who is known to him or likely to take an interest in his welfare told as far as is practicable that he has been arrested and where is he being detained. तो उसका ये राइट है कि वो किसी रिलेटिव को या जो उसके दोस्त यार हैं, कोई जो करीब का इंसान जो कि मतलब उसके वेलफेयर के बारे में सोचता हो, ख्याल रखता हो, तो उसको इन्फॉर्म करना जो है उसका राइट है, वो उसको इन्फॉर्म कर सकता है. ओके, पुलिस को चाहिए कि वो जो है ऐसे किसी शख्स को इस इंसान के बारे में, अक्यूज पर्सन के बारे में, द पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, इन्फॉर्म करे. ये भी राइट है अरेस्टेड पर्सन का. एंड दिस वाज आउटलाइंड इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994, क्राइम्स पेज नंबर 106. सुप्रीम कोर्ट का केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. द ईयर इज़ 1994, क्राइम्स पेज नंबर 106, Supreme Court case. Okay, detention of accused beyond the period of 24 hours is unconstitutional and altogether the remand can be maximum of 15 days. पुलिस कस्टडी में अगर भेजना है किसी अक्यूज को तो मैक्सिमम जो रिमांड है वो 15 दिन की है. ओके, इससे ज़्यादा की पुलिस कस्टडी में कोई भी मजिस्ट्रेट किसी अक्यूज को नहीं भेज सकते हैं. ओके, ना ये जो है मेंशन था, केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सईद सुहेल शेख. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सईद सुहेल शेख. The year is 2012. Okay, scale 660 2012, page number 365. This is the case. All these are case laws. Case laws तो बहुत सारे हैं इस सेक्शन पे. भाई इतना बड़ा सेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो केस लॉज भी होंगे, जाहिर सी बात है. तो बेयर एक्ट तो मैंने आपको पढ़ के आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया. ओके, आप भी पढ़ें इसको, समझें, मुझे भी कुछ बताएं, समझाएं. केसेस आप चाहें तो बता सकते हैं लिखकर यहाँ पर. वैसे केसेस तो बहुत सारे हैं. केस क्या है कि अगेन इलाबोरेशन होता है किसी भी सेक्शन का. जुडिशरी जो है या फिर कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर, जज अपने तरफ से कुछ भी कहता या कोई फ़ैसला नहीं करता है. जो लॉ में मेंशन है, जो कानून किताब में है, उसके मुताबिक ही चलना है किसी को भी. ठीक है, तो बेयर एक्ट में कुछ है जो लिखा हुआ, उस दायरे को कोई भी कोर्ट लांघ नहीं कर सकती है. क्या करती है कोर्ट? जो हायर जुडिशरी वो इंटरप्रेट करती है. हायर जुडिशरी वो इंटरप्रेट करती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करती है, एलाबोरेट करती है. तो जुडिशल प्रेसिडेंट्स में जो बातें मेंशन होती है वो फर्दर एलाबोरेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ वही होता है. तो आप खुद केसेस पढ़ें, मुझे ही बताएं, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कुछ छूट जा रहा है तो वो भी करेक्ट करें, बताएं. आई विल बी रियली हैप्पी एंड आई विल वेलकम दोज सजेशंस. थैंक यू सो मच. ओके, एंड या अपना ख्याल रखिए. ओके, घर में रहिए, अथॉरिटीज़ को असिस्ट करिए, कोऑपरेट करिए, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट कीजिए. ये वायरस जो फैला हुआ है भाई, हम सबको जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना भी, दूसरों का भी. ओके, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि जो है आप एक मुसीबत बन के या फसाद बन के उभरें समाज में. अथॉरिटीज़ को और डॉक्टर्स को असिस्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनका जो है सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें उनकी. बहुत मेहनत कर रहे हैं वो दिन रात. ओके, रात में किसी की ड्यूटी लगी तो वो भी मेहनत ही, कुर्बानी. कौन रात में जगना चाहता है? ओके, दे आर सैक्रिफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, देयर सैलरीज आर बीइंग कट. ओके, देयर the sleep of night is being disturbed. The doctors, they are working tirelessly 24/7, okay, for the welfare of society, the public at large, this nation. We have to think, okay, globally. We should have that global approach. Acting locally is important, that you should start with your own self, but you need to have a global approach. Okay,
एक्ट लोकली बट थिंक ग्लोबली. ओके, सोचो ग्लोबली, पूरी दुनिया के बारे में सोचो, इंसानियत के बारे में. शुरुआत खुद से करिए. ओके, सो बी केयरफुल, take care of yourselves and your family members, and be a responsible citizen. Okay, and yes, follow the law of this country, the constitution, the laws that are there in this nation. Okay, thank you so much.